हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल और आपकी बोर्ड्स की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी. सो टुडे आई हैव मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिक्स टॉपिक्स फॉर यू बिकॉज आई नो बायो वगैरह लर्न करनी ईजी रहती है, केमिस्ट्री भी लॉजिक होता है, थोड़ा समझ आ जाता है, बट फिजिक्स में हमें ज़रूरी होता है कि कुछ फिल्टर टॉपिक्स मिल जाएँ तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है हमारे लिए सिलेबस कवर करना. एंड आई नो आपको और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो लेट्स स्टार्ट ऑफ. सबसे पहले हमारे पास एक टॉपिक है मायोपिक एंड हाइपरमेट्रोपिक आई का. इसके अंदर क्या होता है कि मायोपिक वाले केस तो बहुत ही कॉमन है. आपके ट्यूशन पे, आपके स्कूल में जिन भी बच्चों को स्पेक्स लगी हुई हैं, इन सब को मायोपिक ही है. इनकी आईज क्या है? मायोपिक. क्यों? क्योंकि इनको दूर की चीज़ें नहीं दिखती. यू मस्ट हैव हर्ड सम पीपल बीइंग लाइक आज मैं स्पेक्स भूल गया है, भूल गई मैम, आप प्लीज़ मेरे को आगे बिठा लो. क्यों? क्योंकि उन्हें बोर्ड जो है वो क्या दिखता है? ब्लरी. उन्हें साफ ही नहीं दिखता दूर से. ठीक है, चलो अब हम देखते हैं रीज़न क्या है. रीज़न ये है कि जो रेज आती है ना उस बोर्ड से, वो इनके रेटिना से पहले ही कहीं मिल जाती है. रेटिना यहाँ है, वो मिल यहीं जाती हैं, तो इनको कैसा दिखता है? ब्लरी. अब यही अगर वो चश्मे लगा लें, कनकेव लेंस के चश्मे लगा लें, तो वो जो मीटिंग पॉइंट है ना वो पीछे जाकर रेटिना पे चला जाएगा और उन्हें हेल्दी तरीके से इमेज जो है वो कैसी दिखने लगेगी? क्लियर. ठीक है, इमेज कैसी दिखने लगेगी? क्लियर. अब मैं इसका रट्टा एक बता देती हूँ मैंने कैसे लर्न करा हुआ है. जो कनकेव मिरर होता है ना, कनकेव मिरर, वो ना डॉक्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं. कनकेव मिरर, कनकेव मिरर कौन यूज़ करते हैं? डेंटिस्ट, डॉक्टर्स. तो इसीलिए ना मेरे दिमाग में थोड़ा सा पॉजिटिव इमेज वाला है, तो मैंने इसे अपने खुद के साथ जोड़ा हुआ है क्योंकि मुझे भी मायोपिक आइज हैं तो मुझे भी बोर्ड नहीं दिखता है. तो द थिंग इज़ मैंने कनकेव और मायोपिक को साथ में अपने दिमाग में कोरिलेट करा हुआ है ताकि मेरे को कभी इसमें कन्फ्यूजन हो ही नहीं. एंड सेम थिंग यू कैन डू. आपके फ्रेंड्स को भी यही दिक्कत है, सो यू कैन कोरिलेट दीज टू थिंग्स. अब दूसरी तरफ आते हैं, जब हाइपरमेट्रोपिक आई हो, यानी कि जो मीटिंग पॉइंट है ना वो रेटिना से बहुत पीछे चला गया, तो इन्हें क्या है? इन्हें पास की चीज़ें ही नहीं दिखती. अब आपने देखा होगा कि जब ओल्ड पीपल होते हैं, ओल्ड पीपल, ओल्ड एज पीपल होते हैं, वो न्यूज़पेपर को दूर रख कर पढ़ते हैं. ऐसे पीछे पीछे कर लेंगे वो आंखों से, है ना, पीछे पीछे मूव करेंगे पढ़ने के लिए उसको, कि उन्हें दिख जाए वो क्या लिखा हुआ है. इसलिए अब इनको क्या दिक्कत है? इनका मीटिंग पॉइंट पीछे हो गया रेटिना से, इनको यहाँ पे दिखता है ब्लरी. अब अगर ये कन्वेक्स लेंस यूज़ कर लेंगे, इनका जो मीटिंग पॉइंट है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, रेटिना पे आ जाएगा और यहाँ पर इन्हें क्लियर दिखना शुरू हो जाएगा. ठीक है, ये इनके करेक्टिव मेजर्स भी हमने डिस्कस कर लिए, क्या होता है क्या नहीं होता. ठीक है, उन्हें पास में साफ दिखता है कि दूर साफ दिखता है, वो बहुत क्लियर कट होना चाहिए आपको. यहाँ पर मायोपिक है, उन्हें बोर्ड ब्लरी दिखता है, यानी कि उन्हें दूर की चीज़ें साफ नहीं दिखती. ठीक है, और कौन सा लेंस यूज़ करते हैं वो? कनकेव लेंस. मैंने अभी बताया कनकेव मिरर को डॉक्टर्स यूज़ करते हैं. वहाँ से आप थोड़ा पॉजिटिविटी या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ कनकेव को वो कर लो, कनेक्ट कर लो अपने दिमाग में. ये आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं देगा इसके बाद. ठीक है, उसके बाद अब हम आते हैं, चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू प्रॉपरली डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन मायोपिक एंड हाइपरमेट्रोपिक. ठीक है, अब हम देखते हैं इनकी दिक्कतों में एक्चुअल में चीज़ें क्या क्या हैं. चलो जी, मायोपिक का दूसरा नाम है नियर साइटेडनेस. नियर साइटेडनेस, इसका मतलब क्या होता है कि भाई पास का तो दिखता है पर दूर का नहीं दिखता. ये दूर तो कुछ और ही लग रहा है, एक मिनट साफ से मैं लिख देती हूँ इसको. चलिए, दूर का नहीं दिखता, इसे क्या बोलते हैं? फार साइटेडनेस. फार का तो दिखता है पर पास का नहीं दिखता. ठीक है, फार साइटेडनेस. इसमें आपको अपने फ्रेंड्स को याद रखना है बस. ये तो आप अपने आप दिमाग में उल्टा सोच लेना ना, इसका ओपोजिट सोच लेना. दिमाग में अपने फ्रेंड्स का केस रखना है कि उन्हें नियर साइटेडनेस है, उन्हें पास का तो दिखता है पर दूर का नहीं दिखता, इसलिए वो चश्मे लगाते हैं. ठीक है, इसमें बस उसको उल्टा कर दो, पास के बाद क्रॉस लगा दो, दूर के बाद टिक लगा दो, खत्म. सेकेंड पॉइंट क्या है?
सेकेंड पॉइंट ये है कि इनके रीजंस क्या हैं, इनके कॉज क्या है, ऐसा हुआ क्यों? इसलिए हुआ क्योंकि इनके अंदर एक्सेसिव कर्वेचर हो गया, आई लेंस का इनका जो है कर्वेचर वो बढ़ गया, ठीक है। दूसरा रीज़न क्या है, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, इनकी आई बॉल का साइज बढ़ गया, ठीक है। इनके रीज़न क्या है, इनका रीज़न ये है कि लार्ज फोकल लेंथ हो गई, फोकल लेंथ बढ़ गई। फ़र्क समझ आ रहा है, उधर कर्वेचर बढ़ा, इधर फोकल लेंथ। दूसरा रीज़न क्या है, शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल, इनकी आई बॉल का साइज छोटा हो गया, शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल। अब एक चीज़ मैं रट्टा बता देती हूँ इसका रीज़न ई से शुरू होता है, दूसरा रीज़न भी ई से शुरू होता है, ठीक है ना, इसका ध्यान रखना। और ये आपको एज इट इज़ लर्न करने हैं, जो रह गए वो उधर आ जाएंगे, ई वाले इधर आने, ठीक है। कहाँ गया पेन? थर्ड पॉइंट, इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं? अब इसका तो मैंने अच्छा रट्टा लगवाया है भाई, ये अब आपको याद होना चाहिए। थ्रू कनकेव लेंस, कनकेव पॉजिटिव है, पॉजिटिव हम अपने दोस्तों के साथ जोड़ेंगे, ठीक है। और इधर कौन रह गया, कन्वेक्स लेंस, खत्म। इससे बाहर यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है, और ना जाएगा। एक और चीज़ होती है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया ये होती है ओल्ड एज्ड पीपल में। इसमें क्या होता है, उन्हें ना पास का साफ दिखता है ना दूर का, ठीक है। तो इनके जो चश्मे होते हैं ना, उसके अंदर नीचे वाले लेंसेज कौन से होते हैं, कन्वेक्स, ऊपर वाले कौन से होते हैं, कनकेव, ठीक है। ये पास का देखने के लिए, ये दूर का देखने के लिए। समझ में आ गया ना? चलो, पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होती है? ये मैक्सिमम वेरिएशन है, मैक्सिमम, ये वर्ड्स एग्जैक्टली याद रखने हैं, ठीक है। मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ पावर ऑफ आई। अब मैं इसका हिंदी में मतलब बता देती हूँ, पर उससे पहले एक चीज़ याद रखना कि यंग एडल्ट की आई का क्या पावर ऑफ अकोमोडेशन है, 4 डायोप्टर्स, ठीक है, 4D, ये याद रखना है। अब इसका क्या मतलब होता है कि हमारी आंखों की कितनी क्षमता है कि वो दूर से दूर कितनी चीज़ को फोकस में हमारे को क्लियरली दिखा सकती है, और पास से पास कितनी चीज़ को वो फोकस में क्लियरली हमें दिखा सकती है, उसको बोलते हैं उसकी पावर ऑफ अकोमोडेशन, दैट्स इट, ठीक है। एक और चीज़ अब मैं अच्छे से आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे जो पास डिस्टेंस है जिसमें एक हेल्दी ह्यूमन मतलब बिल्कुल साफ सुथरा देख सकता है, वो कितना है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और सबसे फार अवे डिस्टेंस कितना है, कितनी दूर तक हमारी आई फोकस कर सकती है, इन्फिनिटी, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। नाउ वी हैव रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म एक 3D शेप है ना। अब इसके अंदर से क्या होगा कि व्हेनेवर वी पास अ वाइट लाइट, एक हमने वाइट लाइट यहाँ से पास करवाई, तो क्या होगा, वो बहुत सारे कलर्स में ब्रेक डाउन कर जाएगी, है ना, बहुत सारे कलर्स में वो ब्रेक डाउन करेगी, कुछ इस तरह से। और इसके बीच में बहुत सारे और कलर्स होंगे, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम विबग्योर, ठीक है, पता है ना विबग्योर, तो विबग्योर, ये स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट के अंदर जितने कलर्स हैं वो इतने होते हैं, 7 कलर्स, ठीक है। 7 कलर्स में स्प्लिट होती है वाइट लाइट। एक और ख़ास चीज़ का ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है रेड कलर की, सबसे कम है वॉयलेट की। और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी या फिर एनर्जी का। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास होगी, वॉयलेट के पास। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, सॉरी, रेड के पास, ठीक है। और इसीलिए दिस इज द मेन रीज़न जिसकी वजह से रेड इज यूज्ड इन डेंजर साइंस, ट्रैफिक लाइट्स, ठीक है, क्योंकि
it deviates the least because of maximum wavelength। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इससे कनेक्टेड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस कंसेप्ट के ऊपर ये चीज़ें हमने डिसाइड कर रखी हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर हमारे पास एक ऐसा प्रिज्म है और इसके सामने मैंने ऐसे करके एक प्रिज्म लगा दिया, यहाँ से मैंने वाइट लाइट भेजी, उसके बाद तो वो यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगी ना। अब ये जब स्प्लिट वाली लाइट्स यहाँ पर एंटर करेंगी ना, एंटर कर गई, तो दे विल कंबाइन इनटू वन सिंगल लाइट। ये जब बाहर निकलेगी ये सिर्फ वाइट लाइट निकलेगी, ठीक है। अगर इन्वर्टेड अगर वहाँ पर क्वेश्चन आए कि हमने एक प्रिज्म लिया, प्रिज्म से हमने लाइट स्प्लिट करवा दी, उसके बाद हमने उसके सामने ना इन्वर्टेड प्रिज्म रख दिया, इन्वर्टेड प्रिज्म, तो क्या होगा? तो ये होगा कि वो जो कलर्स है ना वो दोबारा से कंबाइन हो जाएंगे और फिर से बाहर कौन सी लाइट निकलेगी? वाइट लाइट, ठीक है। ये कंसेप्ट याद रखना है। आगे चलते हैं। रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग, ठीक है। अब एक कंसेप्ट समझना उससे पहले कि मान लो मेरे पास यहाँ पर पानी है। जब भी कोई रे, अब ये तो पता है ना एयर की डेंसिटी पानी से तो कम ही होगी, पानी ज़्यादा घना है ना। एयर के पार्टिकल तो वो बहुत खुले हैं, पानी के उससे तो कम होंगे ना, पास में होंगे। तो एयर क्या होगी? मैं डेंसर लिखने लगी थी यहाँ पे। एयर क्या होगी? रेयर मीडियम, रेयर है रेयर। और ये क्या है? डेंसर, ये घना है। जो कम घना है उसका नाम क्या होता है? डेंसर। तो जब भी आर से डी यानी कि रेयरर टू डेंसर जाएगी ना, तो यहाँ पर ना कुछ चेंजेस आते हैं। अगर रे ने ऐसे निकलना था ना सीधा, तो वो क्या करेगी? उसकी स्पीड कम हो जाएगी, तो वो ऐसे ना निकलने की जगह थोड़ा और दूर से निकलेगी। समझ में आया? जो उसका एक्चुअल में सीधा निकलना चाहिए था ना, वो थोड़ा टेढ़ा, थोड़ा दूर से निकलेगी, थोड़ा टाइम लगा कर निकलेगी, ठीक है। क्योंकि उसे तो आदत रेयर से निकलने की है, ये तो बहुत घना मीडियम आ गया, तो वो क्या करेगी? थोड़ा टाइम लेकर निकलेगी, धीरे से निकलेगी, ठीक है। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट। अब इसको मैं यहाँ से रब करती हूँ, ये लिखा रहने देती हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या होगा। अब ना 4 चीज़ें हैं, ये तुम्हें याद रखनी है। एक तो है अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार, ये एक टॉपिक है। दूसरा है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तीसरा है प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, ठीक है। और चौथा है एडवांस्ड एंड डिलेड सनसेट एंड सनराइज, सनसेट एंड डिलेड सनराइज। यहाँ पे राइज आना चाहिए, एक सेकेंड, यहाँ पे राइज आना चाहिए, ठीक है। अब हम जरा इसको समझते हैं। अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार का मतलब क्या है कि मान लो हम यहाँ पर खड़े हैं और अगर स्टार की पोजीशन यहाँ पर है, तो हमें वो स्टार थोड़ा सा हायर अप पोजीशन पे दिखता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये रास्ता इतना ज़्यादा है कि यहाँ पर बहुत बार मीडियम चेंज होगा, कभी रेयरर कभी डेंसर। इसकी वजह से हमारा जो अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार है ना, वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ हमें दिखता है। दूसरी चीज़ ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। नाउ ऑब्वियसली स्टार्स तो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? ये जो रास्ता होता है ना, दिस कंप्लीट पाथवे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मीडियम चेंज है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइट हमारे तक आने में बहुत ज़्यादा रेयर फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है, बहुत ज़्यादा डेविएशन हो रही है। हमें ऐसे लगता है जो स्टार्स है ना वो चमक रहे हैं। वेयर एज जो प्लैनेट्स है ना, इसके अंदर डिस्टेंस क्या है? लेस है, डिस्टेंस कम है।
तो इसीलिए हमें नहीं लगता कि जो प्लैनेट्स हैं वो ट्विंकल करते हैं। बस ये डिस्टेंस का ही फ़र्क है, यहाँ पे डिस्टेंस मोर है, यहाँ पे डिस्टेंस लेस है, जिसकी वजह से ये तो चमकते दिखते हैं पर ये चमकते नहीं दिखते। ख़त्म। रीज़न यही चलेगा रिफ्रैक्शन का, ये बात याद रखना, ठीक है। उसके बाद एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। मान लो यहाँ से हमारा सन निकल रहा है, ठीक है, और क्या होगा, हम यहाँ पर है अभी, ये वाला जो सेम कंसेप्ट है ना, ये वाला सेम यहाँ लगता है। हमें लगता है अच्छा ये तो ऑलरेडी ऊपर आ गया, आया नहीं होता, हमें लगता है कि वो ऑलरेडी सनराइज हो गया 2 मिनट पहले। सेम हियर, मान लो यहाँ पे सनसेट होना है तो हमें क्या लगेगा, वो 2 मिनट पहले ही नीचे चला गया। एक्चुअल में अभी वो गया नहीं है, हमें लगता है। इट अपीयर्स लाइक दैट ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ठीक है। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। 1 मिनट मुझे देखने दो, आगे जगह है नहीं है, यही समझाना पड़ेगा मेरे को दूसरा टॉपिक, विच इज़ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। ओके, स्कैटरिंग में क्या है, स्कैटरिंग आपको आई थिंक नाम से समझ आ रहा होगा, किसी चीज़ का बिखरना, है ना। क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में ना बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारी गैसेस हैं, बहुत सारा वाटर वेपर है, जिसकी वजह से स्कैटरिंग टेक्स प्लेस, ठीक है। अब इसके मेन चीज़ें क्या हैं वो देख लेते हैं। इसकी मेन चीज़ें क्या है, ब्लू कलर ऑफ स्काई, ठीक है, ब्लू कलर ऑफ स्काई। दूसरी चीज़ क्या है, वाइट क्लाउड्स। तीसरी चीज़ क्या है, ब्लू कलर ऑफ डीप सी। अब तक आपको क्लियर नहीं हुआ तो ज़रूरी नहीं है कि 2-3 नंबर में बड़ा क्वेश्चन आए। ये सिंपली आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ ब्लू कलर ऑफ स्काई, तो आपको टिक करना पड़ेगा वहाँ पर वो आपको ऐसे ऑप्शन दे देंगे, स्कैटरिंग, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन। आपको टिक करना है वहाँ पे कि ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब इसका कंसेप्ट समझते हैं कि ब्लू कलर ऑफ स्काई क्यों आया। हमारे एटमॉस्फेयर में ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है, यानी कि ये वाला जो एटमॉस्फेयर है अभी हमारा, नॉर्मली जो हम आसमान में देखते हैं, यहाँ पर इतने ज़्यादा कोई बहुत बड़े पार्टिकल नहीं है, बहुत बड़े बड़े पार्टिकल नहीं हैं, छोटे छोटे हैं। तो वो सिर्फ कम वेवलेंथ वाली चीज़ को ही स्कैटर कर पाते हैं, इसलिए सिर्फ ब्लू स्कैटर हो पाया। आपको पता है ना कि रेड की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, वो इजीली स्कैटर नहीं होता, तो इसीलिए इजीली स्कैटर कौन होगा, विबग्योर के पास वाले कलर, ब्लू इजीली स्कैटर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, तो क्लाउड्स वाइट क्यों दिखते हैं, वही फिर हमें क्लाउड्स इसलिए वाइट दिखते हैं क्योंकि जिस हाइट पे ये है ना, वहाँ पर बहुत सारे डस्ट, मतलब कि पार्टिकल का साइज़ लार्ज है लार्ज है, तो वो सारे कलर्स को ही स्कैटर कर पाता है, जिसकी वजह से एक कंबाइन कलर निकल के बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाइट। सो दैट इज़ वाई क्लाउड्स अपीयर वाइट। ओके, इसके बाद सेम जौन सा ये वाला कंसेप्ट है ना, ब्लू कलर ऑफ स्काई वाला, ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड ब्लू कलर ऑफ डीप सी, दीज आर वेरी सिमिलर। इसके अंदर क्या होता है कि कम वेवलेंथ वाले कलर्स डिस्पर्स कर जाते हैं, स्कैटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी अपीयरेंस ब्लू आती है, सिंपल, ठीक है, ये याद रखना है। अब हम आते हैं एक मेन चीज़ पे जिसको बोलते हैं ओम्स लॉ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसकी डेफिनेशन या फिर इसकी स्टेटमेंट क्या है, द इलेक्ट्रिक फ्लो ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये याद करते रहना अभी साथ में ही, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अप्लाइड
प्रोवाइडेड मतलब कि कंडीशन है, प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट यूज करा, जिसका क्या है वो कांस्टेंट R। R को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, R को बोलते हैं रेजिस्टेंस। और R किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, L/A। ये क्या है, लेंथ, ये क्या है, एरिया। ठीक है, ये आपको आ सकता है सीधा सीधा कि जो रेजिस्टेंस है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, तो लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। अगर लेंथ बढ़ेगी तो R बढ़ेगा, पर अगर R बढ़ेगा तो एरिया कम होगा। क्यों, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ऐसा आ जाता है ना, तो अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम, ध्यान रखना। ठीक है, और रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या है, ये भी याद रखना है, ओम। ओके, ओम। अब एक और चीज़ बतानी है मुझे यहाँ पे। एक ग्राफ होता है ओम्स लॉ का ना, एक ग्राफ होता है जिसके अंदर ये रिलेशन है। यहाँ पर है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, यहाँ पे है करंट और ये है रेजिस्टेंस। तो अगर तुमसे पूछ लें कि ओम्स लॉ का ग्राफ कैसा दिखता है, तो तुम क्या बोलोगे, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। इन चीज़ों का ध्यान रखना। ओके, आगे चलते हैं। अब आया इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेजिस्टर इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है, सीरीज पैरेलल, फ़र्क देख लेते हैं अब ज़रा। ओके, अगर मेरा जो रेजिस्टर्स हैं वो कुछ इस तरह से लगे हैं सर्किट में, वेयर एज पैरेलल में क्या होता है, कुछ इस तरह से लगते हैं। ओए, ये क्या हो गया, एक सेकेंड, कुछ इस तरह से लगे होंगे। ठीक है, मान लो ये A है, ये B है, ये A है, ये B है, I करंट आ रहा था, इसमें भी I करंट आ रहा था। अब क्या होगा, अगर मुझे रेजिस्टेंस टोटल निकालनी है यहाँ पर, तो मैं कैसे निकालूंगी, बस A और B की रेजिस्टेंस को प्लस कर दूंगी। यहाँ पर निकालनी होगी तो इनका रेसिप्रोकल लेना होगा, सीधा सीधा नहीं करना है ऐड, रेसिप्रोकल लेना है। ठीक है, और सबसे ख़ास बात क्या है, इसके आगे के डिफरेंसेस ये हैं कि इसके अंदर ना I यानी कि करंट कांस्टेंट रहता है, दिख भी रहा होगा। I यहाँ से गया, I यहाँ से जाएगा, I यहाँ से जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, I1 I2 दे गॉट सेपरेटेड। ठीक है, अलग अलग हो गए। इसमें क्या है, इसमें जो है यानी कि करंट, ये कांस्टेंट नहीं है ये कांस्टेंट। तीसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर जो वोल्टेज है, वोल्टेज वो डिफरेंट होगी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो वोल्टेज होगी ना वो सेम होगी। ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम आए इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर। इलेक्ट्रिक पावर का टॉपिक आई एम श्योर अगर आपको नहीं याद तो अभी हम रिवाइज कर लेंगे सारा का सारा। पहले तो एक बात याद रखना कि पावर क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन। अब एक और चीज़, अगर कभी भी रेट आ जाए तो रेट का मतलब है अपॉन टी कर दो। ठीक है, अपॉन टी कर दो। इसका फॉर्मूला क्या बन गया, वर्क डन अपॉन टाइम। और क्या होता है इसका फॉर्मूला, V² अपॉन आर। और क्या होता है I² R। ये सारे इलेक्ट्रिक पावर के ही फॉर्मूलाज हैं। ठीक है,
इनको आपको खास ध्यान रखना है बिकॉज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ओके, और ये लास्ट एक वीडियो है फिजिक्स फॉर्मूलाज एंड एसआई यूनिट्स। आई विल हाईली रिकमेंड आप एक बार वो वाली वीडियो सर्च करके ज़रूर देख लो।